हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का अपना नया चैप्टर नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3 बना रहे हैं। और पार्ट नंबर 2 में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने कि हाउ इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्यूटेड, ये हमने अपने लास्ट पार्ट में पढ़ लिया था। आज हम कहाँ से पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द इफेक्टिव एनुअल रिटर्न। यहाँ से हमें क्या करना है, अपने इस वाले वीडियो को, इस वाले पार्ट को स्टार्ट करना है। तो यहाँ हमें दिया है व्हाट इज़ इफेक्टिव एनुअल रिटर्न, यानी कि इफेक्टिव एनुअल रिटर्न क्या होता है। तो देखो, इफेक्टिव दो टाइप के रिटर्न होता है, एक होता है एनुअल रिटर्न, है ना, और दूसरा होता है इफेक्टिव एनुअल रिटर्न। अब देखो, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न और एनुअल रिटर्न में फ़र्क क्या होता है। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि यूजुअली वाइल अप्लाइंग फॉर अ फिक्स्ड डिपॉजिट और अ बॉन्ड इट इज़ स्टेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म that the annual return of an investment is 10%, but the effective annual return mentioned is something more, 10.38%. Why the difference? Essentially the effective annual return account for intra-year compounding and stated annually return do not. यानी कि हमें क्या बोला है कि दो टाइप के इंटरेस्ट में पता चल गया, एक एनुअल और एक इफेक्टिव एनुअल रिटर्न। अब जो एनुअल रिटर्न होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमें पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार रिटर्न मिल रहा है ना। और इफेक्टिव एनुअल रिटर्न में क्या मिलता है, हमें इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग मिलती है। यानी कि हम क्या करते हैं, साल में ही क्या करते हैं, 2 से 3 बार अपना कंपाउंडिंग हम करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि सेमी एनुअली हमने कंपाउंडिंग करवाई, यानी कि हर 6 महीने में कंपाउंडिंग, या फिर हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर क्वार्टरली हमने क्या करी, कंपाउंडिंग करी, क्वार्टरली हमें इंटरेस्ट मिलता है हर 3-3 महीने में, और मंथली इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह से क्या होता है, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न होता है। तो जब हम क्या जाते हैं, जब हम बैंक जाते हैं, तो वहाँ पर जैसे अगर हम FD कराते हैं या फिर किसी बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें 2 तरह के इंटरेस्ट में पे होते हैं, या तो एनुअल रिटर्न ले लो 10% का, या फिर इफेक्टिव एनुअल रिटर्न ले लो। तो इफेक्टिव एनुअल रिटर्न कितना होता है, सिर्फ 10.38% का। यहाँ पे 10%, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 0.38% ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसमें अब आप सोचोगे सिर्फ 0.38% से क्या होता है, इससे बस थोड़े बहुत अमाउंट का क्या होता है, डिफरेंस आता है कि 1-2 रुपये, 10-12 रुपये, आपकी जितनी बड़ी अमाउंट होगी उसके हिसाब से आपका फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं तो आपको सिर्फ पॉइंट कुछ रुपए फालतू मिलेंगे। अगर आपने 1000 रुपये लगाए हैं तो 2-3 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपने 10,000 या 1 लाख रुपये लगाए हैं तो आपको 100-200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, इस तरह से। अब देखो, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि सपोज द स्टेटेड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन अ सेविंग अकाउंट इज 10%, एंड say you put ₹1000 into saving account, after 1 year your money would grow to ₹1100, यानी कि 1100। यानी कि हमें क्या बोला है कि सोचो कि आपने एक एग्जांपल दिया है कि आपने क्या किया, 1 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया। अब 1 साल के लिए आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, आपने इन्वेस्ट किया अपने 1000 रुपये। अब 1000 रुपये पे आपको क्या मिल रहा है, एनुअली 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 1 साल में आपको कितना मिल जाएगा, 1100 रुपीज़ आपके हो जाएंगे, यानी आपको 100 रुपये का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। पहले 1000 थे, अब 1100 हो गए, यानी कि अब क्या हो गया, आपको 100 रुपये का यहाँ पे इंटरेस्ट मिला। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न लेते हैं और आपको क्या मिलता है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, यानी कि हर 3-3 महीने पर आपको इंटरेस्ट मिलता। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा शुरुआत का जो फर्स्ट क्वार्टर है ना, यानी कि शुरुआत के 3 महीने में आपका अमाउंट हो जाएगी 1000 से बढ़ के 125, और एट द एंड वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 1 साल के ख़त्म होते ही वो हो जाएगी आपकी 1103 रुपये। यहाँ पे सिर्फ 1100 रुपये थे, यहाँ पे 1103 रुपये हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इफेक्टिव एनुअल रिटर्न में आपको कितने का फ़ायदा हुआ, 3 रुपये, यानी कि 3.80 रुपीज़ का आपको यहाँ पे बेनिफिट हुआ। तो अब आप सोचोगे सिर्फ 3 रुपये के लिए क्या इतनी तगड़ेबाजी करना, नहीं। अगर सोचो कि अगर आपकी अमाउंट बड़ी होती, कि आपने 1000 रुपये ना लगाए होते, आपने लगाए होते यहाँ पे 1 100 लाख, अगर आपने 1 लाख रुपीज़ लगाए होते तो आपको यहाँ पे 380 रुपये का फ़ायदा होता, यानी कि आपको मिलते फिर 1 लाख के ऊपर। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करे होते ना, तो आपको 1 साल के बाद 10% इंटरेस्ट पे एनुअल रिटर्न पे आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 रुपये। लेकिन अगर आपने क्या किया होता, अगर आपने इफेक्टिव एनुअल रिटर्न में 1 लाख रुपये लगाए होते तो 1 साल के बाद आपको मिलता 1,10,380 रुपये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इफेक्टिव एनुअल रिटर्न क्या है और एनुअल रिटर्न क्या है। इफेक्टिव एनुअल रिटर्न में हमारा जो ये डिफरेंस है ना 0.38% का, ये हमारे को छोटी मोटी अमाउंट में जो है वो डिफरेंस लाता है, हमें इंक्रीज़ करके पैसा देता है। तो यहाँ पे बस हमें यही एक एग्जांपल दे रखा था। तो आई होप आपको इफेक्टिव एनुअल रिटर्न और एनुअल रिटर्न दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं हाउ टू गो अबाउट सिस्टमैटिक
एनालाइज अ कंपनी सिस्टमेटिकली, हमें कंपनी को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें बोलते हैं ना कि आप कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, तो हमें बोला कौन से सिस्टमेटिक वे में हम वो सारा काम कर सकते हैं। तो देखो जैसे पहले दिया है हमें कि इंडस्ट्री एनालिसिस, यानी कि कंपनीज प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट आर सबसेट फ्रॉम अ पार्ट of an industry sector, for example national hydroelectric power company NHPC LTD, नेशनल थर्मल पावर कंपनी NTPC, इसका नाम तो बहुत सारे बच्चों ने सुन रखा होगा NTPC के बारे में, NTPC लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी TPC लिमिटेड और एक्सेट्रा बिलोंग टू द पावर सेक्टर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ द इंडस्ट्री to which the company belongs is faring specifics like effect of government policies, future demands of its product, etc. need to be checked. At times, prospectus of an industry may change drastically by an alternation in business environment. For instance, devaluation of rupee may brighten prospectus of all export-oriented companies. Investment analysis call this an industry analysis. अच्छा, यहाँ देखो हमें क्या बोला है कि अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो अगर हम उसे क्या करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में, पेजेस बहुत उड़ते हैं, अगर हम उस कंपनी के बारे में क्या करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इंडस्ट्री के बारे में, वो कौन सी इंडस्ट्री से वो कंपनी बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री के बारे में जानना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया है पावर सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में कि वो क्या है, ये NTPC और ये TPC, ये सब क्या है, पावर की कंपनी है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम है, थर्मल पावर का काम है, तो ये सब क्या है, पावर सेक्टर हो गया हमारा। अगर आपको किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो बुगाटी, चिरॉन, ऑल्टो है ना, टोयोटा, नैनो, ये सब क्या है, ये सब हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में से हैं। तो अगर आपको कार्स में इन्वेस्ट करने का शौक है तो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की क्या करोगे, जांच पड़ताल करोगे कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर भी कैसा चल रहा है, लोगों को किस टाइप की कार चाहिए। अब जैसे इलेक्ट्रिकल कार ज़्यादा ट्रेंड में है तो लोग इलेक्ट्रिकल कार की तरफ क्या बढ़ेंगे, फ्यूचर में ज़्यादा जाएंगे। तो अगर आप वही पहिए वाली साइकिल में मतलब लगाओगे अपना पैसा तो फिर ऑब्वियस ही बात है ना, फ्यूचर में इतना बेनिफिट नहीं होगा। बट अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स में या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसा लगाते हो तो इन फ्यूचर जो आपका इलेक्ट्रिक सेक्टर है ना वो ग्रो करेगा, तो इसलिए आपको फिर फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है सबसे पहले उसकी इंडस्ट्री जानो कि वो कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। जैसे कि यहाँ हमें दिया है कि अब एक कंपनी तो है नहीं, पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं। जैसे कि ये जो पावर सेक्टर है इसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो सबसे पहले तो पावर सेक्टर के बारे में जानो कि पावर सेक्टर अभी लॉस में चल रहा है या फिर प्रॉफिट में चल रहा है ना। अब पावर सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं कि और वो कितना बेनिफिट देता है, फ्यूचर में पावर सेक्टर की कितनी डिमांड रहेगी, है ना, अच्छे से चलेगा भी या नहीं चलेगा, या फिर पावर सेक्टर में कुछ परेशानी तो नहीं है ना कि वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी कि आप जैसी इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो उसके हिसाब से वो आपके लिए फिट है या फिर नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, एनालाइज करनी है। जैसे इतने सारे अब सेक्टर में से इतनी सारी कंपनीज़ हैं तो आपको सेक्टर तो चुनना पड़ेगा ना कि कौन से सेक्टर में और कौन सी अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे। तो इस तरह से आपने इंडस्ट्री को एनालाइज कर लिया। उसके बाद आता है हमारा कॉर्पोरेट एनालिसिस, यानी कि अब जैसे आपने एक सेक्टर उठा लिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर पावर सेक्टर आपने चूज़ कर लिया। अब चूज़ करने के बाद आप सिर्फ सेक्टर थोड़ी ना देखते रहोगे, आपको कंपनी चाहिए। तो हाउ हैज़ द कंपनी बीन फेयरिंग ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स, सीक इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स करंट ऑपरेशन, managerial capabilities, growth plans, its past performance, vis-a-vis its competitors, etc. This is known as corporate actions. कॉर्पोरेट एनालिसिस। यहाँ कॉर्पोरेट एनालिसिस क्या होता है, कॉर्पोरेट एनालिसिस होता है हमारा कि जब हमने क्या किया, एक सेक्टर को चूज़ कर लिया कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या करना है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। आप इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक कंपनी भी तो चाहिए ना जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे, तो वो कौन सी कंपनी होने वाली है जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, उसके लिए आपको उस कंपनी के बारे में कुछ जाना पड़ेगा। जैसे कि कंपनी के अभी करंट ऑपरेशंस क्या हैं, कि कंपनी अभी क्या सोच रही है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ना, जो भी कॉर्पोरेट है वो आगे कौन से अलग अलग डिसीजंस लेने वाला है ताकि उसकी कंपनी ग्रो करे। दूसरा उसकी मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़, यानी कि अगर मार्केट लॉस में जाती है, मार्केट डाउन पड़ती है, तो कंपनी भला कितने अच्छे तरीके से अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करती है, किस तरह से अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है उन्हें लॉस में जाने से। तो ये जो मैनेज करने की कैपेबिलिटीज़ कैसी है किसी कंपनी की, ग्रोथ प्लान्स क्या है, यानी कि फ्यूचर को लेकर कंपनी को किस तरह से ग्रो करना है, उससे रिलेटेड क्या प्लान्स हैं, और पास्ट में उसने कैसा परफॉर्म किया है, कि वो घाटे में जाती गई है
या फिर वो पास्ट में भी अच्छा परफॉर्म करके आगे और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ साथ वाइस वर्सा आपको क्या करना है, उसके कॉम्पिटिटर्स। अब जैसे हमें कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में हमें पता ही है कि अच्छा देखो, अब जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अकेली कंपनी तो है नहीं ना मार्केट में, उस कंपनी उस सेक्टर में उस कंपनी के अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी जो सेम गाड़ियाँ बनाती होंगी, उसे मैन्युफैक्चर करती होंगी। तो कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कर रही है, कम्पीट कर रही है मार्केट में, यानी कि उसके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं। कि कोई कंपनी तो ऐसा होता है जो बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, कुछ ऐसी होती है जो ठीक ठीक चल रही है, कुछ ऐसी होती है जो बैंकरप्ट हो गई हैं, कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल घाटे में है ना। तो आपको कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर करना है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है। जो अच्छी होगी, आपकी सारी जो भी आपकी डिमांड्स हैं उन्हें फुलफ़िल कर रही होगी, उस कंपनी में, उस कॉर्पोरेट में क्या करना है, आपको अपना इन्वेस्ट करना है। तो उसे हम बोलेंगे कॉर्पोरेट एनालिसिस। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है। तो देखो ये तो और भी ज़्यादा आसान है। इफ़ परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडस्ट्री एज वेल एज द कंपनी सीम्स गुड, देन चेक इफ़ द करंट प्राइस the share is a good buy. For this look at the financial performance of the company। अच्छा देखो, अगर आपका इंडस्ट्री आपको पता चल गई, आपका कॉर्पोरेट आपको दोनों अच्छे मिल गए, दोनों अच्छे से चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियली उस कंपनी को फाइनेंशियली क्या करना है, एनालाइज करना है कि कंपनी का कंपनी के स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, करंट प्राइस क्या है ना, और कंपनी की प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है ना, कंपनी को कितना बेनिफिट होता है, कंपनी का परफॉर्मेंस जो उसने करी है वो मार्केट में कितनी अच्छी रही है। इस तरह से क्या करना है, आपको कंपनी को एनालाइज करना है। अब जो है हमारा, हम अपना नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे अगर हम देखें तो और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कंपनी की जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, जैसे कि उसका अर्निंग पर शेयर EPS क्या है। अभी ये जो हमारे रेशियोज आ रहे हैं ना, ये हमारा इसी चैप्टर में आगे हमें पढ़ने भी हैं कि ये अर्निंग पर शेयर क्या होता है, PE रेशियो क्या होता है, ये हम अपने आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अभी, और हमने 10th में पढ़ भी रखे हैं। तो हमें क्या करना है, फाइनेंशियली कंपनी को एनालाइज करते हुए देखना है कि उसका कंपनी का प्राइस कितना है, करंट प्राइस क्या है कंपनी के स्टॉक का, है ना, उसका पर शेयर कितना रुपीज़ वो कमाती है, PE रेशियो क्या है कंपनी का, करंट साइज ऑफ इक्विटी कितनी बड़ी है कंपनी की, है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, और उसका फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है वो हमें देखना है। तो ये सारी जो टर्म्स हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस बोलते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलेंगे, ये PE रेशियो और ये अर्निंग पर शेयर, ये सब बेनिफिट और लॉस कंपनी के बारे में, ये हमें मिल जाएंगे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में से किसी भी एक कंपनी का। और ये कहाँ से मिलती है, एनुअल रिपोर्ट हर साल 31 मार्च को क्या करती है, हर कंपनी अपना अनाउंस करती है मार्केट में, और आप उससे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये सारी चीज़ों का चेकआउट कर सकते हैं। अब दिया है व्हाट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट। अब ये एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, अभी मैंने कहा तो कि हम क्या करती है, कंपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो जारी करती है हर साल 31 मार्च को। बट ये एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, तो देखो, एन एनुअल रिपोर्ट इज़ अ फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस बात को अच्छे से याद रखना कि एनुअल रिपोर्ट क्या है, फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हर साल एक कंपनी क्या करती है, इशू करती है। द एनुअल रिपोर्ट शोज असेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज, expenses and earnings, how the company stood at the close of the business year, how it fared profit wise during the year, as well as other information of interest to shareholders. Company publish the annual report and send average version to shareholders free of cost। अच्छा, और क्या क्या दे रखा है, देखो, a detailed annual report is sent on request. Remember, an annual report of company is the best source of information about the financial health of a company। अच्छा देखो, एनुअल रिपोर्ट एक फाइनेंशियल फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी कि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमें क्या बताता है, कंपनी के फाइनेंशियली क्या हालत है कंपनी की, उसके बारे में हमें समझाता है। अब देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें हमें क्या क्या मिलता है, उसमें हमें मिलता है कि कंपनी के असेट्स क्या हैं, यानी कि कंपनी के पास कितना पैसा है, कितना पूंजी है उसके पास में, उसकी लाइबिलिटीज़ है ना, यानी कि कंपनी के पास कितना कर्जा है, क्या क्या उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, रेवेन्यूज़ यानी कि उसका क्या रेवेन्यू आ रहा है, मतलब पैसा जो होता है ना, रेवेन्यू है ना, उसके खर्चे क्या क्या हैं, उसकी अर्निंग्स क्या कमाई हुई है कंपनी की। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक एनुअल रिपोर्ट में होती हैं। और कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, या फिर कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर अपने घाटे में खड़ी है या फिर लॉस में, घाटे में खड़ी है या प्रॉफिट में खड़ी है, या फिर वो बहुत अच्छी कंपनी है या फिर ठीक ठाक कंपनी है जिसमें बस हाँ काम चल रहा है। अब इस तरह की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, वो कौन देता है, हमें एनुअल रिपोर्ट देती है। अब एनुअल रिपोर्ट जो है वो हमें मार्केट में हर साल आ जाती है, इशू कर दी जाती है हर कंपनी के द्वारा। उसमें क्या होता है, 31 मार्च को कंपनी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा लिए क्या करती है, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं
उन्हें क्या करती है, एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड कराती है कि आप चाहो, जो उसकी कंपनी के शेयर होल्डर्स है, कि अगर आप चाहो तो मेरी कंपनी के बारे में, मेरी कैसी कंपनी चल रही है उसके बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो एवरेज वर्जन दिया जाता है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक एक लाइन लिख के दे रहे हैं कंपनी के बारे में सारी खबर दे रहे हैं, मतलब मोटा मोटा जो इन्फॉर्मेशन पक्की ज़रूरी है वो लिख के दे देते हैं। बट अगर कोई चाहता है उसे पक्का हर एक चीज़ जाननी है तो वो क्या कर सकता है, कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि इन्वेस्टर बोल सकता है कि आप मेरे को एक एनुअल रिपोर्ट दे दो पूरी की पूरी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आप ऐसे भी मांग सकते हैं। और क्या है, ये एनुअल रिपोर्ट जो होती है ना, अगर आप किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी एनुअल रिपोर्ट सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है, यानी कि फाइनेंशियली हेल्थ के लिए जो, मतलब मैं आपको कहूँ तो सीधा सीधा कि अगर आप इधर उधर नहीं भागना चाहते ना, तो डायरेक्ट कंपनी के बारे में उसकी एनुअल रिपोर्ट उठाओ और आपको पता चल जाएगा कि कंपनी घाटे में है कि प्रॉफिट में है, तो आप इस तरह से ऐसा समझ सकते हो। अब अगर हम आगे देखें कि विच फीचर्स ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट शुड वन रीड केयरफुली। अब एनुअल रिपोर्ट में पता है बहुत कुछ लिखा होता है, ऐसा नहीं 2-4 लाइन लिखी और काम खत्म किया, नहीं, उसमें बस अगड़म जगड़म अवाल बवाल सब लिखा होता है। तो अब उसमें से कौन कौन से फीचर्स है जो हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए, ऐसा नहीं कि अरे शुरुआत के 2 पन्ने पढ़े काम खत्म किया, नहीं, जो ज़रूर पढ़ने हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला है डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड चेयरमैन स्टेटमेंट विच आर रिलेटेड टू द करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, यानी कि जो डायरेक्टर्स, हम कहते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी में, चेयरमैन है कंपनी का, तो ये जो लोग जो अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि हम कंपनी को फ्यूचर में इस तरह से हम ये नई स्कीम लाएंगे, या फिर हम ये वाला नया डिसीजन ले रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में, और या फिर अभी हम कंपनी में ये डिसीजन ले रहे हैं, या फिर फ्यूचर के लिए हम ये डिसीजन ले रहे हैं, तो कंपनी की पास्ट, करंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी हमारे स्टेटमेंट आती हैं कंपनी के लिए, उन स्टेटमेंट को हमें ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उनसे हमें पता चलेगी कि कंपनी में आगे कौन सा डिसीजन लिया जाने वाला है जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो वो स्टेटमेंट हमें ज़रूर पढ़नी है। दूसरा, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस और MD&A which talk about the past performance and future prospects of the company of the industry in which it operates, यानी कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, जिसे हम MD&A भी बोलते हैं, जिसमें इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर डिस्कशन किया जाता है कि अब हमें क्या करना है, अब ऐसा हमने पिछले साल घाटा खाया था तो किस तरह से प्रॉफिट में आया जाए, या फिर हमने जितना अच्छा पिछले साल परफॉर्म किया था उससे ज़्यादा अच्छा इस साल परफॉर्म करना है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं ना जो पास्ट परफॉर्मेंस से लेके जो हम डिस्कस करते हैं उसे आगे कैसे ऑपरेट करना है, आगे किस तरह से कंपनी को अच्छे से चलाना है, वो सारी जो चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट डिस्कशन होती है उस सारी बातों को भी वो लिखी जाती हैं, तो उन सारी बातों को भी हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। आगे दिया है ऑडिटर्स रिपोर्ट इंक्लूडिंग एंशर्स टू द ऑडिटर रिपोर्ट, यानी कि जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट अब बनाई जाती है वो हमें क्या करनी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट में कितना, कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ और कंपनी को लॉस कितना हुआ, ये हमें ज़रूर पढ़ना है। आगे दिया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में तो भैया सभी कुछ लिखा होता है। आगे हमें बैलेंस शीट का एक दे भी रखा है जिसमें हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा होता है कि कंपनी के पास में कितना अमाउंट है ना, कंपनी के पास कितना असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट में दी होती हैं। और नोट्स टू अकाउंट अटैच टू द बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट से अटैच जो नोट्स होते हैं उन्हें तो हमें ज़रूर पढ़ना ही है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब अगर हम आगे बात करें तो देखो आगे क्या दे रखा है, मैं आपको शो कर देती हूँ, बस 1 मिनट है ना। व्हाट इज़ बैलेंस शीट एंड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ओहो क्या हो गया ये, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, यानी कि पहले तो ये समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट क्या है और बैलेंस शीट क्या है, और फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं अपनी बैलेंस शीट को, ठीक है। सो द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि वो कहाँ खड़ी है इन द सेंस ये चौराहे पे नहीं खड़ी है, मतलब कंपनी कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो वो हमें कौन बताता है, बैलेंस शीट बताता है। अब बैलेंस शीट में हमें भला पता कैसे चलेगी, सो अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी फर्म अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 शुड बी ईदर इन द अकाउंट फॉर्म और द रिपोर्ट फॉर्म। अब देखो मैं आपको एक बैलेंस शीट है जो मैं दे रखी है, वो मैं आपको शो करती हूँ कि बैलेंस शीट में मैं ऐसा क्या क्या दे रखा होता है। अब बैलेंस शीट में ना 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है हमारा अकाउंट फॉर्म, एक होता है हमारा रिपोर्ट फॉर्म। तो मैं आपको दोनों ही क्या करती हूँ, हमें बुक में दे रखे हैं,
अकाउंट फॉर्म पहले मैं आपको शो कर देती हूँ। तो देखो बस अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो ये दे रखा है हमें बैलेंस शीट अकाउंट फॉर्म वाली, यानी कि इसमें क्या होती है हमारी लाइबिलिटीज और असेट्स दोनों ही एक एक साइड पे होता है। लाइबिलिटीज यानी कि जो हमारे कर्जे हैं, और असेट्स यानी कि जो हमारी पूंजी है, जो हमारे पास पैसा है जिससे हम क्या कर देंगे और ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो शेयर कैपिटल, अब जो कंपनी की शेयर कैपिटल है वो एक तरह से लाइबिलिटी ही तो है ना, क्योंकि वो पैसा हमें एक ना एक दिन तो अपने इन्वेस्टर्स को वापस करना ही है, तो वो क्या आती है हमारी लाइबिलिटीज़ में आती है। रिजर्व एंड सरप्लस भी हमारा लाइबिलिटीज़ में आता है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है कि अगर हमें आज प्रॉफिट हुआ तो ऐसा नहीं कि 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो हमने बस खर्च कर दिया, नहीं, हमने क्या किया उसे बचा के रख लिया अपने पास में, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़े, अगर हमारा लॉस हो या फिर मार्केट डाउन हो जाए या फिर अगर कोई और परेशानी आ जाए जिसकी वजह से हमें पैसे की ज़रूरत पड़े, तो हम क्या कर सके, जो हमारे पास रिजर्व बचा रखा है और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें सरप्लस आप समझते हो ना, एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमारे पास है उससे हम क्या कर सके, अपनी कंपनी को चला सके। आगे दिया है सिक्योर्ड लोन्स, यानी कि जो हम लोन्स लेते हैं जैसे कि बैंक से ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले लिया, तो ये सारा जो लोन होता है ये भी तो हमें चुकाना होता है, तो ये भी लाइबिलिटीज आ गया। अनसिक्योर्ड लोन्स जैसे कि हम ये डिबेंचर्स ले लेते हैं ना, तो ये सब क्या है अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, भले ही इसमें कोई वो नहीं है कि हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है अपनी, बट ये लोन भी हमें क्या करना होता है, वापस तो करना ही होता है। अब देखो करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, यानी कि जो पैसा हमें एक साल के अंदर अंदर चुकाना ही है वो क्या होते हैं करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो पैसा हमें देना पड़ेगा, कंपनी को अपनी तरफ से देना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाता है लाइबिलिटीज साइड में। असेट्स क्या होता है, असेट्स हमारा होता है फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, लोन एंड एडवांसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अब देखो असेट्स में फिक्स्ड असेट, और ये क्या आ गया फिक्स्ड असेट, जैसे कि अब जैसे हम ज़मीन खरीदते हैं या फिर हम कोई मशीन खरीदते हैं या फिर हम कोई प्लॉट खरीदते हैं या फिर कंपनी के हिसाब से अगर हम कोई प्लांट खरीद रहे हैं, प्लांट इन द सेंस वो ऑर्गेनिज्म वाले प्लांट नहीं, जैसे हम वो कहते हैं ना, एक हमने पूरा का पूरा प्लांट खरीद लिया, क्या बोलते हैं उसे, आप समझते हो ना, प्लांट, फैक्ट्री, ये सब, तो वो अगर कंपनी ने खरीदा वो क्या फिक्स्ड असेट्स है। यानी कि ऐसा नहीं ना कि आज ज़मीन खरीदी कल बेच दी, आज 10 लाख में खरीदी कल 9 लाख में बेच दी। हम क्या करते हैं, अगर हम ज़मीन खरीदते हैं तो कम से कम उसे अपने पास सालों तक अपने पास रख के रखते हैं, ताकि क्या हो, फ्यूचर में जब ज़मीन के दाम बढ़े तो हम अपना प्रॉफिट कमा सकें। तो वो क्या असेट ही तो हुआ जो हमें पैसा बना के दे रहा है, जिससे हमें प्रॉफिट हो, वो होता है हमारा असेट्स। तो फिक्स्ड असेट में क्या जाएगा, हमारा लैंड आ जाएगी, मशीनरी आ जाएगी। फिक्स्ड यानी कि जो हमने कुछ सालों के लिए, लंबे सालों के लिए हमने फिक्स कर दिया अपना पैसा, हमने ज़मीन खरीदी, अब एक करीबन 6-7 साल 10-8 साल हमारे पास क्या रहेगी, हमारे पास रहेगी, हम इस पर अपना काम करेंगे, और जब ज़मीनों के दाम बढ़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बेच देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। तो फिक्स्ड असेट ये हो गया। इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं करते ना कि आज 100 रुपये लगाए, 1 महीने बाद निकाल लिए कि चलो 1 रुपया बढ़ गया होगा, ऐसा तो नहीं होता। हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करते हैं ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इन्वेस्टमेंट। करंट असेट्स यानी कि जिन चीज़ों को हम क्या कर सके, 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सके अपने लिए, है ना, तो वो क्या देंगे, हमारे एसेट्स में देंगे। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जैसे हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर कंपनी में आप होते हो तो आपको कंपनी में क्या मिलता है, आपको कंपनी में जैसे जो वर्कर्स होते हैं और जो वहाँ के लोग होते हैं उन्हें क्या मिलता है, जैसे उन्हें की बोल रही हूँ, टी कॉफ़ी, ये सब क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो छोटे मोटे खर्चे हैं देखा जाए तो, बट इन खर्चों से क्या होता है, अगर हमारा जो वर्कर है, हमारा लेबर है, वो थोड़ा एनर्जेटिक रहेगा तो वो हमारा प्रोडक्शन क्या करेगा, अच्छा प्रोडक्शन करेगा, वो ज़्यादा काम करेगा, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस छोटे मोटे खर्चे से क्या हो रहा है, अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो भी क्या आ जाएगा, हमारा असेट्स में आ जाएगा। अब जो हमारा बैलेंस शीट रिपोर्ट फॉर्म है वो हमारा नेक्स्ट पेज पे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें दे रखा है हमारा बैलेंस शीट रिपोर्ट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दिया है सोर्स ऑफ फंड, यानी कि कंपनी के पास जो पैसा है वो कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज से आता है ना। तो देखो अगर हम बात करें तो पहला क्या दिया है, शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, पहला तो पैसा उन्हीं से आता है ना जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। दूसरा शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल वही है हमारा कि कंपनी का जो शेयर से आया पैसा है, शेयर होल्डर्स का फंड हो गया जो शेयर होल्डर्स पैसा देते हैं। फॉर एग्जांपल वो प्रेफरेंस शेयर्स वाले हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स वाले हो सकते हैं। शेयर कैपिटल का क्या मतलब है, शेयर कैपिटल का मतलब है जो इक्विटी शेयर्स वाले हैं उनका क्या पैसा है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है, तो प्रॉफिट कमाने के बाद उसने कितना रिजर्व किया और कितना एक्स्ट्रा अमाउंट उसका क्या हुआ था, प्रॉफिट में आया था जो उसने अपने पास फ्यूचर के लिए सेव कर लिया। लोन फंड, अब पैसा कहाँ से आ रहा है हम ये बता रहे हैं। तो लोन फंड, हम लोन लेते हैं तो वो भी क्या है, हमारे पास कंपनी के पास पैसा ही तो आ रहा है, कंपनी बैंक से लोन ले रही है तो कंपनी के पास तो पैसा ही आ रहा है ना। लोन फंड वो अलग बात है कि उसे चुकाना पड़ेगा, बट अभी के लिए तो पैसा आ रहा है। आगे दिया है क्या, सिक्योर्ड लोन्स।
अब लोन फंड्स में क्या आ जाएगा हमारा, सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स आ जाएगा कि हम सही तरीके से जो बैंक से है ना, फाइनेंशियल फॉर्मल सेक्टर से अगर हम लोन ले रहे हैं तो सिक्योर्ड लोन्स, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं तो अनसिक्योर्ड लोन्स। ये हमारे हो गए पैसा कहाँ कहाँ से आता है कंपनी के पास। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब ये पैसा लगता कहाँ पे, किस तरह से यूज़ करते हैं। तो देखो जब हम एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या आ जाएगा कि फिक्स्ड असेट्स, अगर देखा जाए तो फिक्स्ड असेट्स में क्या करता है, हमें पैसा ही तो ला के देता है, फंड ही तो ला के देते हैं, बस ये अलग बात है कि ये थोड़ा लंबे समय के लिए होता है। तो फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट हो गया हमारी, करंट असेट्स, लोन एंड एडवांसेस, लेस करंट लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है हमारी, करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने लोन लिया है और वो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना ही है तो वो हो जाएगा हमारा करंट लाइबिलिटीज़। नेट करंट असेट्स, नेट करंट असेट्स यानी कि वो वाले करंट असेट्स जिन्हें हम क्या कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस यानी कि जो हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं और जो छोटे मोटे घाटे हो जाते हैं, है ना, वो सब भी क्या आता है हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट ऑन द अदर हैंड शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखो बैलेंस शीट क्या करती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट क्या बताती है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है कि फाइनेंशियली उसने कैसा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया या फिर गंदा परफॉर्म किया, इन द सेंस कि उसने फाइनेंशियली वो प्रॉफिट में गई या फिर फाइनेंशियली वो घाटे में गई। तो ये हमारा कौन बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बताता है। इट इंडिकेट्स द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बताती है कि कितने रेवेन्यू हुई और कितने खर्चे, कितना पैसा जनरेट हुआ और कितना हमारा खर्चा हुआ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। The period of time is an accounting period year, April, March. The accounting report summarize the revenue items, the expenses items and the difference between them। अच्छा देखो कुछ नहीं दे रखा, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में समझा रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट क्या होती है। ये वो स्टेटमेंट होती है जो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, वो प्रॉफिट में गई या लॉस में गई। ऊपर से कि उसने कितना खर्चा किया अपने ऊपर और फिर कितना पैसा जनरेट किया। ऐसा ना हो कि उसने 100 करोड़ का खर्चा किया और बस 50 करोड़ ही कमाए, ऐसा नहीं, उसने कितना खर्चा किया और कितना बचाया, ये भी हमें कौन बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बताएगा। और ये कब क्या होता है, ये अप्रैल टू मार्च के बीच में, मैंने आपको जैसे बताया था कि 31 मार्च को हमें क्या है, ये हमें मिल जाती है, कंपनी से अनाउंस कर देती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों ही क्या है, एनुअल रिपोर्ट में हमें दे दी जाती हैं। अब ये एग्जाम्पल दे रखा है एक बैलेंस शीट का, देखो तो बैलेंस शीट कुछ इस टाइप की होती है, मतलब प्रॉपर इस टाइप की तो नहीं होती, बट यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि सोचो कि एक XYZ कंपनी है, जैसे कि हमें पता है कि XYZ कोई कंपनी है नहीं, बट एग्जांपल है इसलिए हम सोच लेते हैं कि XYZ एक कंपनी है जिसके शेयर होल्डर्स फंड में क्या आ जाएगा, कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, कि उसके पास कितना है, 103 करोड़ 0.87 का क्या है उसके पास। अच्छा देखो 31 मार्च 2005 और 2004 में उसको ये रुपीज़ क्या है, करोड़ में दे रखे हैं कि इतने करोड़ रुपए हैं, इतने करोड़ का घाटा हुआ, इतने करोड़ का लोन है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि हमें दे रखा है कि हमारे पास सिक्योर लोन्स हैं 387.76 करोड़ के। तो इस तरह से हमें क्या कर रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है, आप चाहो तो अपनी बुक में से अच्छे से देख सकते हो। ऐसे ही हमें नेक्स्ट पेज भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो भी मैं अगर आपको शो करूँ तो देखो नेक्स्ट पेज वाला जो एग्जाम्पल है वो भी कुछ इसी तरह का है कि इसमें भी एक XYZ एक कंपनी है जिसमें हमें उसके फिक्स्ड असेट दे रखे हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड दे रखी हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है ये सब हमें बता रखा है ना। और देखो अगर हमें नेक्स्ट पेज पे भी दे रखा है, ये वही एग्जांपल है जो आगे कंटिन्यू कर रखा है कि उसके पास कितना सोर्स ऑफ फंड है, कहाँ से फंड आ रहा है ना, तो ये सब हमें बता रखा है। ये सिर्फ क्या है, एग्जाम्पल, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज की इस वीडियो में बस आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कहाँ से शुरू करेंगे, व्हाट डज दी सोर्स ऑफ फंड रिप्रेजेंट, कि सोर्स ऑफ फंड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। बट आज की इस वीडियो में बस हम अपना ये बैलेंस शीट तक ही अपना क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ये बैलेंस शीट आपने अच्छे से समझी होंगी या फिर आपने पढ़ी भी होंगी, आप देख सकते हो इन्हें। तो मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी और आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब भी दूंगी। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लेना, और वीडियो को प्लीज़ आप भी मन लगा के पढ़ना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी कुछ पढ़ सकें।
थोड़े बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का दे देना, सेंड कर देना। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।